नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे वो हम सभी से जुड़ा है, हमारी धरती से जुड़ा है, वातावरण से जुड़ा है, जीवन से जुड़ा है। जी हाँ, आज हम बात पर्यावरण की करेंगे क्योंकि मुद्दा विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़ा है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पूरी दुनिया में पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इसलिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम केवल एक पृथ्वी है। साथ ही इस वर्ष विश्व का पर्यावरण दिवस सम्मेलन स्वीडन में आयोजित किया गया है। मौजूदा वक्त में हमारा ग्रह विभिन्न पर्यावरणीय चुनौतियों से जूझ रहा है। इन मुद्दों में रासायनिक विषैला पदार्थ जो है वो एक बड़ा मुद्दा है। वन उन्मूलन का विषय बहुत बड़ा है और वैश्विक तापमान वृद्धि, इस पर भी खासी बहस पूरी दुनिया में लगातार होती रही है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएन पर्यावरण तथा यूएनईए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न समझौतों पर चर्चा के लिए तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान कर रहे हैं। किंतु मौजूदा प्रयास इन चुनौतियों को दूर करने में कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। जहां तक भारत का सवाल है तो भारत पेरिस समझौता का जो लक्ष्य है उसे लगभग पूरा कर रहा है। इसलिए मुद्दा आपका में आज बात विश्व पर्यावरण दिवस की करेंगे। चर्चा करने के लिए खास हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं CEEW के CEO अरुणभा घोष जी। अरुणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे एनवायरनमेंट, एनर्जी और रेजिलियंस विभाग UNDP के प्रमुख आशीष चतुर्वेदी जी से। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में जुड़े हुए हैं पर्यावरण मंत्रालय के पूर्व सचिव CK मिश्रा जी। CK मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और शुरुआत मिश्रा जी मैं आप ही से ही करूंगा क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस का मुद्दा है और दुनिया भर में तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। संकल्प लिया जा रहा है एक पृथ्वी का। इससे क्या तात्पर्य है? देखिए, जहां तक मुद्दे पर बहस और उससे संबंधित संकल्प का प्रश्न है, पूरा विश्व इसमें जुटा है। जी। कोई नया संकल्प हम नहीं ले रहे। हम पिछले 20 वर्षों में कई बार प्रायः वही संकल्प पर्यावरण दिवस के अवसर पर दोहराते रहे। जी। आप जब पृष्ठभूमि दे रहे थे तो आपने एक बात कही कि वैश्विक संस्थाएं मंच प्रदान करती हैं। जी। मेरे विनम्र विचार से आवश्यक ये नहीं है कि किस प्रकार का मंच प्रदान किया गया और उस पर कितने श्रोता और कितने चिंतित व्यक्ति उपस्थित हुए। जी। आवश्यक ये है कि उस मंच की एक्सेप्टेंस, उसकी स्वीकार्यता कितनी है और वहां से जो मुद्दे उठते हैं उसको मैदान पर हम कैसे लाते हैं। देखिए, समस्या वैश्विक है। शायद समाधान का कुछ हिस्सा भी वैश्विक है। जी। पर पीड़ित स्थानीय लोग हैं। इसलिए वैश्विक मंच पे जो ये बहस होती है विश्व पर्यावरण दिवस की, उससे जो सार निकल कर आता है, आवश्यक है कि उसके आधार पर ये सारी वैश्विक संस्थाएं मिलकर एक विशिष्ट प्रोजेक्ट बनाएं जिसके आधार पर हम कुछ काम कर सकें। जी। आपने बड़ा के आगे जाना आवश्यक हो गया है क्योंकि अब हम उस घड़ी पे हैं, उस मोड़ पे हैं पर्यावरण के, जहां यदि हमने कुछ नहीं किया तो संभवतः जो कुप्रभाव है वो प्रभावित करेगा। और प्रभावित किसको करता है? प्रभावित विकसित या अमीर देशों को नहीं करता है। प्रभावित अमीर व्यक्तियों को भी बहुत कम करता है। प्रभावित करता है ये उस वर्ग को जिसे हम वनरेबल कहते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हमारी नीतियां, हमारे कार्यक्रम स्पष्ट हों, उसके पीछे एक प्लान हो और उसके आगे जितनी राशि उस कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए वो हमारे पास हो।
जी बिल्कुल बिल्कुल अन्यथा ये वैश्विक चर्चा जी मात्र चर्चा रह जाएगी। जी बिल्कुल सीके मिश्रा जी, बिल्कुल आपने जो बात कही है वो मूल विषय है, क्योंकि हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। हर बार संकल्प लिया जाता है किसी ना किसी एक मुद्दे को केंद्र में रखकर। इस बार का जो थीम है वो केवल एक पृथ्वी है, उस पर केंद्रित है। लेकिन जो आपने सवाल उठाया है कि वैश्विक स्तर पे तमाम चर्चा होती है, लेकिन दुनिया के सामने पर्यावरण को लेकर जो चुनौतियां हैं आशीष जी, वो विभिन्न प्रकार की खड़ी हुई हैं। आप कैसे देखते हैं जब हम आज पर्यावरण दिवस पे चर्चा कर रहे हैं पर्यावरण की, और दुनिया में हर साल कोई ना कोई एक संकल्प लिया जाता है, तमाम तरह के अभियान चलाए जाते हैं, आप कैसे देखते हैं इस पूरे अभियान को? धन्यवाद। आपका ये सवाल बहुत सटीक है और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वाला पर्यावरण दिवस काफी महत्वपूर्ण है, बिकॉज ये एक स्टॉकहोम +50 कॉन्फ्रेंस अब कल ही खत्म हुई है, उसी के बाद ये आ रहा है। पिछले 50 वर्षों में अगर आप देखें तो करीब 500 से ज्यादा पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड समझौते और कन्वेंशन पूरी ग्लोबल कम्युनिटी ने साझा किए हैं। जी पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन धीरे धीरे नीति निर्माताओं और राजनीतिज्ञों की प्राथमिकताओं में और धीरे उठ रहा है। ये हमारे आज और आने वाले कल के लिए लाभदायक है। तो मैं थोड़ा होपफुल हूं कि जो अभी तक हुआ है उसको हम आगे और अच्छी तरीके से ले जा सकते हैं। पर हमें ये ध्यान में रखना होगा कि जो कि सीके मिश्रा जी ने भी अभी कहा कि भारत जैसे विकासशील देशों का पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन संबंधित समस्याओं में बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर हम स्पेसिफिकली अगर हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं और हिस्टोरिकल एमिशंस को देखते हैं तो भारत का कंट्रीब्यूशन पिछले 150 वर्षों में 4% से भी कम है। इसलिए भारत की ये मांग रही है कि विकसित देशों को अपनी जिम्मेदारी और भागीदारी का सही ढंग से निभाना चाहिए, और इसीलिए ये प्लेटफॉर्म्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि जहां पे डायलॉग हो सके, जहां पे आइडियाज का आदान प्रदान हो सके और उसके अलावा एक स्पेसिफिक प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी बनाया जा सके। इस संदर्भ में जो भारत के मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री, और उन्होंने कहा भी है ये कि क्लाइमेट इक्विटी और जस्टिस, इसको लेकर भारत विकासशील देशों की अगुवाई कर रहा है और हमारे हिसाब से ये बहुत सराहनीय कार्य है। इसको और आगे ले जाना चाहिए। जी लेकिन घोष जी, सवाल महत्वपूर्ण यह है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पर्यावरण की बात करते हैं, अगर उत्सर्जन की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो विकसित देश हैं वही पैदा कर रहे हैं, वही खतरा पैदा कर रहा है धरती के लिए। जी बिल्कुल, वो बात आपका बिल्कुल सही है। इसीलिए ये जो इंटरनेशनल जो मंच बनते हैं, जी हमें इनको ये ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये स्वीडन में बन रहा है तो ये स्वीडन का मंच है। 2015 में जब पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ था, तब भारत ने उसी टाइम पे ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का घोषणा किया। जी उसके बाद 2019 में यूएन सेक्रेटरी जनरल के क्लाइमेट समिट में प्रधानमंत्री ने एक और इनिशिएटिव का स्थापना किया, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। उसके बाद कोलिशन ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब भारत का देन है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, कि सिर्फ हम दूसरों के देश में जाकर सिर्फ उनको ये नहीं बताएंगे कि आप लोग ये उत्सर्जन कर रहे हैं और इसका आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भारत का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि हम अपना डेवलपमेंट करते रहेंगे, वो उसका उत्सर्जन कम होएगा दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज से, और उसके आगे हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करेंगे ताकि और जो विकासशील देश हैं वो उनमें जुड़ जाएं। 10 साल पहले पूरे दुनिया में टॉप 10 जो सोलर कंट्रीज थे, वो कोई भी सोलर रिच कंट्रीज नहीं थे। ना भारत था, ना अफ्रीका में कोई कंट्री था, वो सारे वही देश थे जहां पे सूरज आता ही नहीं है, बस दिन में शायद 2 घंटे आ गया। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना, वो एक प्लेटफॉर्म बना कि भारत जैसे और जो सोलर रिच कंट्रीज हैं वहां पे कैसे डिप्लॉयमेंट किया जाए। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए बना कि उन देशों में जहां पे नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन जहां पे ये प्रभाव आ रहा है जलवायु परिवर्तन का, वो कैसे उसको बचाया जाए। तो इसीलिए भारत का जो देन है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि
अगर 10-20 साल भी पहले देख लिया जाए तो हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स में जाते थे और सिर्फ हमारा एक वो एक ग्रीवेंस होता था कि आप लोग कम नहीं कर रहे हैं उत्सर्जन। लेकिन अब हमारा है कि वो ग्रीवेंस तो है ही कि जी आप लोग अपना कम करिए, लेकिन ये हमारा देन रहेगा। वी जी विल ग्रो विद लेस एमिशंस जी एंड वी विल क्रिएट प्लेटफॉर्म्स जी फॉर द वर्ल्ड। जी बिल्कुल। मैंने विकासशील और विकसित देशों की जो भूमिका है पर्यावरण को लेकर इसलिए इस सवाल को पहले उठाया क्योंकि हर साल हम विश्व पर्यावरण दिवस पे चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तमाम मंचों पे चर्चा होती है, लेकिन चुनौतियां कम होने की जगह बढ़ रही है। लेकिन अच्छा संकेत जो है वो सौर ऊर्जा को लेकर है। सीके मिश्रा जी, भारत ने कुछ अच्छी पहल की है इस दृष्टि से। मैं कहूं अगर पेरिस समझौते के तहत जो भी शर्तें थी, जो भी बातें थी, जो भी समझौते थे, उसका पालन भारत कर रहा है। पिछले 5 सालों में भारत के अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में भी 226% की वृद्धि हुई है। अक्षय ऊर्जा या क्लीन एनर्जी की मैं बात करूं, इन मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? कितना जरूरी है आज के समय में ये? पूरे परिवेश को देखें जी तो जो कार्य हम अक्षय ऊर्जा या अन्य जगहों पे कर रहे हैं, या अरुणावा जी ने अभी इंडस्ट्री ट्रांजिशन की बात की, भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है उसमें। एक एहसास है और वो ये है कि अब स्थिति इस मोड़ पर पहुंच गई है कि हमें विकसित देशों पर समस्याओं के समाधान के लिए निर्भर होने के बजाय अपने खुद के समाधान ढूंढकर हमारे जैसे जो देश हैं जो उसी पीड़ा से गुजर रहे हैं उनको हम अपने साथ करें। जी देखिए, समाधान तो तभी होगा जब विश्व का हर कोना साफ होगा, क्योंकि इसमें ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज तो हो नहीं सकती हैं। जी परंतु अब यदि आप अपने कार्यक्रमों के माध्यम से अधिक से अधिक देशों को साथ ले सकते हैं और एक मंच, जो मैं कहूंगा कि आवश्यक नहीं है कि उसी वैश्विक मंच का हिस्सा हो, एक अलग मंच हो सकता है जो इस कार्य को आगे ले जा सकता है। जहां तक भारत का प्रश्न है, देखिए, पहली बात, हमारा योगदान इस जो अभी दुर्व्यवस्था है उसमें बहुत कम है, पर उसको छोड़ दीजिए। इसलिए छोड़ दीजिए क्योंकि हम विकासशील देश हैं और विकास की आवश्यकताएं हमारे साथ रहेंगी, हमारा उत्सर्जन बढ़ेगा। जी इसलिए हमें कई तरह के और उपाय करने हैं। पेरिस में समझौते में जो हमने वादे विश्व से किए थे, हमने पूरे किए। उसके आगे गए। पूरा विश्व पिछले 1 वर्ष से एक माया जाल में घूम रहा है कि यदि हम नेट जीरो अनाउंस कर देंगे तो सब चीज हो जाए। जी मार्शल आइलैंड और फिजी के नेट जीरो से विश्व के पर्यावरण को क्या असर पड़ेगा, ये मुझे समझ में नहीं आता। जो देश उत्सर्जन में शामिल ही नहीं है, उसके नेट जीरो से पूरे विश्व को कौन सा बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। और हमें अपना विकास आगे देखना है, इसलिए भारत को अपनी स्ट्रैटेजी मजबूत रखनी है। जी हमने नेशनल कूलिंग एक्शन प्लान बनाया, हमने अडेप्टेशन के लिए राशि अलग की, हमने और देशों के साथ मिलकर सौर ऊर्जा के फील्ड में काम किया, डिजास्टर रेजिस्टेंस जैसा बता रहे थे अरुणाभा जी, उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो भारत की भूमिका बहुत सकारात्मक रही है। हाँ, ये हमारा हक है कि हम विकसित देशों को बार बार याद दिलाते रहें कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है, जी और हाँ, हम बोलते रहेंगे। जी परंतु हक के साथ हमारा कर्तव्य ये है कि हम इस दिशा में लीडरशिप लें। जी और भारत बिल्कुल उस स्थिति में है कि वो वैश्विक स्तर पर लीडरशिप ले सकता है अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, और जो इसने किया है उसके माध्यम से। ये कोई कागजी और बहस की बात नहीं है। जी इसलिए भारत एक बहुत मजबूत स्थिति में है। और फिर मैं कहूंगा कि इस पर्यावरण की लड़ाई में प्रत्येक देश को अंततोगत्वा अपने लिए खुद जगह बनानी होगी, अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढना होगा, और जिसे लाइक माइंडेड कंट्रीज कहते हैं उनके साथ एक मंच साझा करना होगा, जी तभी इसका बिल्कुल समाधान बिल्कुल। मैं इसे सीके दूरगामी जी तय के सीके लिए मिश्रा जी, मैं इसे आपसे और भी समझूंगा क्योंकि जो पर्यावरण को लेके पिछले कुछ सालों में जो कुछ घटा है,
अमेरिका जैसे देशों की जो भूमिका रही है उसको भी मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन क्लीन एनर्जी, सौर ऊर्जा जैसे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भारत लगातार लीड ले रहा है, दुनिया को एक राह दिखा रहा है। आशीष जी, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि ये ठीक है, तमाम सवाल हैं जो कुछ दुनिया में घट रहा है पर्यावरण को लेकर, लेकिन क्लीन एनर्जी के मुद्दे पर भारत का जो रुख रहा है उसने दुनिया को एक नई राह दिखाई है। आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, मैं ये मानता हूं कि जो जो 2015 में जो पेरिस समझौता साझा हुआ था उसमें काफी देशों ने, दुनिया के काफी सारे देशों ने समझौते को क्रियान्वित करने के लिए बहुत प्रतिबद्धता दिखाई है। जी। और भारत ऑफ कोर्स उन कुछ देशों में से है जिसके लक्ष्य पेरिस समझौते के लक्ष्यों के कंप्लीटली अनुरूप है, मतलब बिल्कुल अलाइंड है। इनफैक्ट 2021 में जो संपन्न हुई ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंचामृत की घोषणा की थी, और इन 5 लक्ष्यों में ऑफ कोर्स एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी काफी हाईली मेंशन थी। तो रिन्यूएबल एनर्जी, एमिशन इंटेंसिटी और कार्बन न्यूट्रलिटी जैसे लक्ष्यों के लिए भारत ने अपनी प्रतिबद्धता को और प्रबल रूप से दुनिया के समक्ष रखा था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भारत के रिन्यूएबल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अभी विश्व के चौथे नंबर पे है। इमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी जो हमारा एक टारगेट है वो और घट रहा है, और शायद अगर यूक्रेन में युद्ध नहीं होता तो और तेजी से घटता जी। और नॉट ओनली अबाउट एमिशंस, हमारा जो बाकी जो हमारे इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं जैसे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, उसके लिए नई नीतियां लाई गई हैं। 2016 में नई नीतियां लाई गई थी, उनको अभी 2021 और 22 में उनको और प्रबल किया गया है, और स्वच्छ भारत मिशन एक नए अवतार में भी आगे बढ़ रहा है। ये हमारे लिए आई थिंक ये बहुत सुलक्षण है भारत के कमिटमेंट और जलवायु परिवर्तन के लिए और पर्यावरण के लिए भी, और ये हमें इसकी सराहना करनी चाहिए जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। जी। घोष जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मैं आपसे भी बात समझना चाहूंगा कि क्लीन एनर्जी का जो मुद्दा है उस पर जो वैश्विक एक सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है, बात चाहे फ्रांस की भूमिका की जाए, भारत की भूमिका की जाए, तो एक ऐसा लगता है कि क्लीन एनर्जी के मुद्दे पे तमाम देश एक प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, 2 चीजें हैं इसमें। एक, हम कहाँ थे और कहाँ पहुंचे हैं, और दूसरा हम कहाँ हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। जी। 2010 में जब नेशनल सोलर मिशन स्टार्ट हुआ था भारत में, तब हमारे पास 20 मेगावाट से कम सौर ऊर्जा का कैपेसिटी था। आज वो 50,000 मेगावाट से ज्यादा बढ़ गया है। टोटल जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, लार्ज हाइड्रो, विंड, ये सब मिला के वो 1,55,000 मेगावाट का कैपेसिटी बन गया है। तो ये देखिए, ये 12 साल में ऐसा एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आया है। लेकिन आगे क्या करना है, जहां है और यहाँ से हम आगे कहाँ जाएंगे। जो प्रधानमंत्री जी ने जो पंचामृत का घोषणा किया था, उसमें था 2030 में 5 लाख मेगावाट का नॉन फॉसिल कैपेसिटी होगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपके दर्शकों को ये समझना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, ये भारत दुनिया में पहला ऐसा देश होगा जो अक्षय ऊर्जा का कैपेसिटी इतना बढ़ाएगा 1 दशक में, जो उसके पूरे इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी से ज्यादा है। कोई और देश ने ऐसा नहीं किया है जी। ना यूएस ने, ना चीन ने, ना यूरोप ने, किसी ने ऐसा नहीं किया कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है टोटल, उससे ज्यादा हम अक्षय ऊर्जा का कैपेसिटी 1 ही दशक में बना लें। तो ये भारत का योगदान है अपने लिए, जो श्री मिश्रा जी, चतुर्वेदी जी दोनों कह रहे थे, और दुनिया के लिए। लेकिन इसमें एक और मुद्दा आ जाता है, जो इस स्टॉकहोम प्लस 50 कॉन्फ्रेंस में भी बात किया गया है, कि ये जो डिप्लॉयमेंट होएगा अक्षय ऊर्जा का, इसका जो फाइनेंसिंग है वो किस रेट पे आएगा। अगर हम 12, 13, 14, 15, 16% का इंटरेस्ट रेट पे करें तो वो अक्षय ऊर्जा उतने जल्दी डिप्लॉय नहीं होएगा। तो उस कॉस्ट ऑफ फाइनेंस को कम करना पड़ेगा, और उसमें ये विकसित देशों का रोल आ जाता है। और दूसरा है कि जो नए टेक्नोलॉजी आएंगे, ये पिछले 50 साल से कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हुआ है। हम बोलते रहते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लेकिन कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हुआ। जी। तो इसीलिए ये स्टॉकहोम प्लस 50 पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात हुआ है, वो है टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट का। कि आगे जो टेक्नोलॉजीज आएंगे वो हम साथ साथ बनाएंगे। हम बाद में नहीं वेट करेंगे कि अच्छा आप बनाएंगे टेक्नोलॉजी फिर हमें दान दे दीजिए। नहीं, ये हमारा भी टेक्नोलॉजी होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारा भी होगा। जी।
तो ये जो दो चीजें हैं कि कॉस्ट ऑफ फाइनेंस घटे और टेक्नोलॉजी को डेवलप होए, तो ये अगर दो चीजें हो जाते हैं तो फिर ये हमारा जो योगदान है वो और भी बढ़ सकता है, दूसरे विकासशील देशों का योगदान और भी बढ़ सकता है, लेकिन ये जो क्लाइमेट जस्टिस है, इक्विटी है, वो भी हो जाता है। मैंने जैसे कल यहाँ स्टॉकहोम में कहा, ये just a sustainable planet also has to be a just planet, also has to be an inclusive planet. ये अगर जी। नहीं होता है, अगर सिर्फ कुछ देश विकसित हो जाते हैं और बाकी बैठे रह जाते हैं, फिर ये कोई जस्टिस नहीं है, जी बिल्कुल, ना क्लाइमेट प्लैनेट जस्टिस के लिए, के जी ना लोगों के लिए। जी बिल्कुल, क्लाइमेट जस्टिस का जो सवाल है वो एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसीलिए सीके मिश्रा जी, जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, और दुनिया के सामने भी वो पहलू है कि विकसित जो देश हैं उनकी जो भूमिका रही है, ये ठीक है कि सब दुनिया को बचाना चाहते हैं, पर्यावरण जो समस्या है उसका किसी ना किसी प्रकार से निदान चाहते हैं, जो भी चुनौतियां खड़ी हो रही हैं, लेकिन पेरिस समझौते को लेकर ही जो ताकतवर देश हैं उनके अलग अलग स्वर समय समय पर सुनाई देते हैं। देखिए, जहां तक विकसित देशों की भूमिका है या विकासशील देशों का दायित्व है, कोई इशारा करने की आवश्यकता नहीं है, स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। मैंने कहा कि निर्भरता विकसित देशों से हटानी होगी, और जो देश इससे पीड़ित हैं उनको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, चाहे माध्यम कोई हो। जी सौर ऊर्जा की बात कर लीजिए, अक्षय ऊर्जा की बात कर लीजिए, आप इंडस्ट्री में एमिशन कम करने की बात कर लीजिए, ये उन्हें करना पड़ेगा। इसलिए अब मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार के वाद विवाद की अब वैश्विक स्तर पर आवश्यकता रह गई, किसने क्या किया किसने नहीं किया, वो स्पष्ट है सबके सामने। और जिसने, मैं कहना चाहूंगा कि जिसने नहीं किया शायद वो भविष्य में भी नहीं करेगा, स्थिति यही बन रही। जी इसलिए ये सोचकर, जैसे अरुणाभा जी ने अभी एक बड़ी अच्छी बात कही कि दो प्रमुख मुद्दे थे पेरिस में, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी। जी फाइनेंस आया नहीं, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हुआ नहीं, दीवारें टूटी नहीं, तकनीक इधर से उधर गया नहीं। तो क्या करें हम? हर मंच पर याचक की तरह ये कहते रहें कि हमें तकनीक चाहिए, निरर्थक होगा। जी इसलिए बेहतर उपाय ये है कि हम कहें कि ठीक है, अगर अमुक देश हमें नहीं दे रहा है तो हम तीन मिलकर उसको बनाएंगे और उस टेक्नोलॉजी को हम शेयर करेंगे। जी देखिए, जब तक वित्त संपोषण की समस्या क्लाइमेट चेंज के साथ बनी रहेगी, इसका समाधान उतना आसान नहीं होगा। जी जो आशीष बात जी। मैं कहना चाह रहा हूं ये है कि जी भारत में वो क्षमता विकसित हुई है जी कि वो विश्व स्तर पर लीडरशिप रोल ले सकता है, और मेरे विनम्र विचार से इससे बेहतर अवसर नहीं है कि उसे लेना चाहिए। जी, और उसको भारत ने करके दिखाया भी है, चाहे बात पेरिस समझौते की हो या पर्यावरण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी भूमिका हो, भारत ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी उस भूमिका को निभाया है इस मुद्दे पर। लेकिन अगर मैं आम आदमी की दृष्टि से समझना चाहूं, क्योंकि हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, हर चीज को सरकार पे भी नहीं डाला जा सकता, एक जिम्मेदारी हर नागरिक की है, क्योंकि आज हम पर्यावरण की चर्चा कर रहे हैं। आशीष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक आम आदमी की दृष्टि से वो किस तरह भूमिका निभा सकता है अपनी, कि हमारा पर्यावरण शुद्ध हो। हम नो प्लास्टिक की बात करते हैं, लेकिन प्लास्टिक दिखाई देती है, और प्लास्टिक कितनी खतरनाक है वो सब लोग जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद प्लास्टिक का चलन चल रहा है। आप कैसे देखते हैं इन पहलुओं को? नहीं, इनफैक्ट ये प्रधानमंत्री ने 2021 में ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ा ऐलान किया था लाइफस्टाइल्स फॉर एनवायरनमेंट का। तो आप अगर उस पर ध्यान दें तो ऑफ कोर्स पंचामृत के साथ प्रधानमंत्री ने अपने एक भाषण में ये भी कहा था कि हमें पूरे विश्व को एक लाइफस्टाइल्स फॉर एनवायरनमेंट का अडॉप्ट करना चाहिए। और ये लाइफस्टाइल्स फॉर एनवायरनमेंट काफी ट्रांसफॉर्मेशनल कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से, बिकॉज ये हमें केंद्रित करता है हमारा ध्यान उस तरफ जहां शायद विकसित देश या नहीं चाहें कि हमारा ध्यान उधर केंद्रित हो, विच इज अबाउट हमारी लाइफस्टाइल्स। क्योंकि वो लाइफस्टाइल जो
विकसित देशों में लीड की जा रही हैं, वैसी लाइफस्टाइल्स अगर पूरा प्लेनेट लीड करने लगे, पूरे सारे देश लीड करने लगे, तो शायद हमारे पास वो जो हमारी जो कार्बन न्यूट्रलिटी की जो डेडलाइन है वो बहुत ही पास आ जाएगी। जी। तो इसलिए हमें ये बहुत ध्यान से रखना चाहिए कि लाइफस्टाइल्स फॉर एनवायरनमेंट, और ये भारत ने इसको पेरिस एग्रीमेंट में भी डाला था और अभी प्रधानमंत्री ने इसे ग्लासगो में भी काफी फोर्सफुली इसको प्रबल रूप से आगे बढ़ाया है। और इसका पर्यावरण के रिलेटेड लोगों पे क्या असर पड़ेगा, आई थिंक दीज आर थिंग्स रिलेटेड टू आप कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, आप कैसे, आपकी मोबिलिटी कैसी है, आप खाना क्या खाते हैं, आप कपड़े कैसे पहनते हैं, कितनी बार आप कपड़े खरीदते हैं, आप अपना वेस्ट कैसे मैनेज करते हैं। तो आपका एक भी डिसीजन, एवरी बाइंग डिसीजन जो आप ले रहे हैं उसका पर्यावरण पे असर पड़ता है। जी। आप कहाँ से सब्जियां खरीद रहे हैं और आप कौन सी जगह छुट्टी मनाने जा रहे हैं, ऑल ऑफ दीज डिसीजंस विल एक्चुअली हैव एन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। एंड इसीलिए काफी प्रबल रूप से अगर प्रधानमंत्री ने कहा है, एंड मुझे लगता है कि इसको हमें एक पूरा विश्व स्तर पे इसको एक कैंपेन की तरह चलाना चाहिए, जो कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें एक प्रो प्लैनेट पीपल का एक कैंपेन चलाना चाहिए। आई थिंक ये बहुत ही प्रबल आइडिया है और इसे डेफिनेटली हमें एक मास मूवमेंट पे, एक जन आंदोलन की तरह अपने देश के अंदर भी इसको बढ़ावा देना चाहिए। जी बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत का संदेश देकर कार्यक्रम शुरू कर उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया भी था कि जिसमें आम जनता की भागीदारी भी हो, पर्यावरण शुद्ध हो, ये सबकी जिम्मेदारी भी है, हमारी भी है, सरकार की भी है, संगठनों की भी है। तो आप तीनों ने संसद टीवी से बात की इस मुद्दे पर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।